Good afternoon, students. Students, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. Is it okay? So, एनसीईआरटी ने फर्स्ट पेज पर केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए कुछ लाइफ की कुछ सिचुएशंस लिए हैं और उसमें से हमारे पास कितनी सिचुएशंस ली हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6. पहला एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है कि मान लीजिए कि आप रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रखते हैं गर्मियों में, तो उसका क्या हो जाता है. तवे को ह्यूमिड टेम्परेचर में रखते हो तो उसका क्या होता है. ग्रेप्स फर्मेंट हो जाए तो उसमें क्या हुआ है. फूड को कुक किया तो उसको क्या हुआ. और फूड जो डाइजेस्ट होता है उसका क्या हुआ, क्या होता है. और हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है. ये कंडीशंस एनसीईआरटी ने उठाई है और इन कंडीशंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं. सो सबसे पहले मिल्क लिक्विड में था और सॉलिड में चेंज हो गया रूम टेम्परेचर पे रखने. तो इससे हमें पता लगा कि अगर फर्स्ट कि अगर स्टेट चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो फर्स्ट है हमारे पास स्टेट चेंज रिप्रेजेंट करती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. दूसरे में हमने देखा, दूसरे में भी स्टेट ही चेंज हुई है. और ग्रेप्स में गैस रिलीज हुई है, फर्मेंट हुई है तो CO2, है ना. तो गैस रिलीज हुई तब भी आपने समझना है कि रिएक्शन हुआ है. 2, 3, फूड का कलर भी चेंज हो जाता है और स्टेट भी. इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसमें भी जब कुक होता है तो 3. और डाइजेशन में भी स्टेट चेंज हुई है. लास्ट जो हमें दिया गया है वी रेस्पायर. क्या दिया गया है? वी रेस्पायर. रेस्पायर एंड ब्रीथिंग आर टू वर्ड्स. रेस्पायर एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन. जबकि ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें सिंपली O2 आती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन वहीं अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन में O2 रेस्पिरेशन में O2 ग्लूकोज को तोड़ती है और C6H12O6 तोड़ती है और उसको CO2H2O एनर्जी में बदलती है, प्लस एनर्जी में बदलती है. तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. इज इट ओके? ठीक है. सो इसमें हमारे पास
ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अपने आप में किस तरह से अलग है। तो ये सिचुएशंस हमने सारी स्टडी कर ली और इन सिचुएशंस ने हमें बताया कि इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। अब हमारे पास एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है और इसके थ्रू केमिकल इक्वेशंस को समझाने की कोशिश की है। केमिकल रिएक्शन को समझाने की कोशिश की है। इस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। क्या लिया है? मैग्नीशियम रिबन। और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है और हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हाँ, इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आता है जो इस लाइन से बनता है। एक्टिविटी कहती है कि सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को लो, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और उसे रब करो सैंड पेपर से। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करना है। पहला क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि पड़े पड़े मैग्नीशियम के ऊपर एमजीओ की लेयर बन गई है। ऑक्सीजन नेचर से कंबाइन कर गई है इसके ऊपर, जो कि इसको जलने नहीं देगी, क्योंकि इसके बाद हमने एक्टिविटी में इसको टोंग से होल्ड करके इसको बर्न करना है और बर्न करके इसका पाउडर बनाना है। लेकिन ये बर्न करने में रुकावट है ये लेयर जो ऑलरेडी इसके ऊपर बनी हुई है, और इसको क्लियर करने के लिए हमने सैंड पेपर यूज किया है, उससे इसको रब किया है। जैसे ही रब किया है ये ऑटोमेटिकली जली है, और जलते वक्त इसने वाइट डेजलिंग फ्लेम छोड़ी है। एमजीओ ने क्या छोड़ी है? क्या जलते वक्त छोड़ी है? वाइट डेजलिंग फ्यूम। ठीक है, वाइट वाइट डेजलिंग फ्लेम। इज इट ओके? और बचा क्या है एंड में? वाइट पाउडर। क्या है एंड में? वाइट पाउडर। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज की फर्स्ट एक्टिविटी। और फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। अब हम जाएंगे अब हम जाएंगे एनसीईआरटी के दूसरे पेज पर और हम स्टडी करेंगे दूसरा पेज। लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब है हम एनसीईआरटी के दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पे एनसीईआरटी ने बताया कि रिबन के जलते वक्त वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली है। क्या निकली है? वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली है, और इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि जब मैग्नीशियम जला तो किस कलर की फ्लेम निकली और कौन से कलर का पाउडर फाइनली बचा। और ये पाउडर जो है ये क्या है? ये है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट ओके? सो अब सेकंड पेज पे ही हमारे पास एक और एक्टिविटी है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है। सो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ठीक है, PbNO3
ट्वाइस। एक्टिविटी बोलती है 1.2 कि टेक PbNO3, ले लिया हमने PbNO3 एंड ऐड Ki इनटू इट। Ki पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम का सिंबल K होता है और आयोडाइड का सिंबल I। ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट्स। तो ये हमने प्लस करके दोनों लिखने आई क्योंकि प्लस हुए, ऐड ऑन हुए। और इसमें अब हमने इसका प्रोडक्ट देना है और प्रोडक्ट बनेगा PbI एंड KNO3 एंड KNO3। इज इट ओके? सो ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 1.3 जिसमें हमने लिए हैं जिंक ग्रैनुअल्स। लुक एट दिस, जिंक ग्रैनुअल्स कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जिंक ग्रैनुअल्स कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिए हैं हमने, और इसमें हमें या फिर डाइल्यूट HCl डालना है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम डाइल्यूट HCl के साथ कर देते हैं। डाइल्यूट को हम आगे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर DIL करके और HCl, और फिर हमारे पास रिजल्ट में आता है ZnCl2 प्लस H2। क्या आता है? ZnCl2 प्लस H2। ये है हमारी इस एक्टिविटी की इक्वेशन विद HCl, और ये है हमारी इस एक्टिविटी की इक्वेशन। सिंपल। देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए। ये इक्वेशन मैंने HCl के साथ बनाई डाइल्यूट, और यही इक्वेशन जिंक ग्रैनुअल्स लेकर के मैं H2SO4 के साथ बनाऊंगी। H2SO4 कैपिटल है, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। सिंपल। ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती है। क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती है। कितनी इक्वेशंस देखी हमने? मैग्नीशियम वाली इक्वेशन देखी है ना, मैग्नीशियम वाली इक्वेशन देखी हमने। हमने लेड नाइट्रेट की इक्वेशन देखी, जिंक की इक्वेशन देखी, और शुरू में हमने 6 जो है सिचुएशंस देखी लाइफ की, और उससे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन होता है। ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? तो हमने इन सभी चीजों से आइडिया लगाया कि अगर स्टेट बदल जाए किसी चीज की, अगर स्टेट बदल जाए किसी चीज की तो केमिकल रिएक्शन होता है। अगर कलर बदल जाए तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर गैस इवॉल्व हो तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या टेम्परेचर ही बदल जाए किसी चीज का तो केमिकल रिएक्शन। ये चारों बातें हमें बताती हैं कि इनमें से कोई भी बात अगर हो जाए तो मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये हमें एनसीईआरटी ने क्लियर करके दिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इजी, बिल्कुल इजी, नथिंग टफ इन। केमिकल चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम जान चुके हैं, और हमने 4 रिएक्शन सीखे भी कि वो कैसे होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। केमिकल इक्वेशन में हमने एक रिएक्शन उठाना है और उसकी इक्वेशन बनानी है। हमने रिएक्शन उठाया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये वर्ड इक्वेशन है, ये देखिए, ये वर्ड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, और इसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट्स को प्लस से जोड़ा जाता है और प्रोडक्ट को एरो के बाद दिखाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। दैट्स ऑल। तो ये डायरेक्शन देता है एरो हमारा प्रोडक्ट की तरफ। इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। ये है हमारा सेकंड पेज। अब है हमारे पास थर्ड पेज, एनसीईआरटी का थर्ड पेज, और इसमें हमें बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखना है। वो वर्ड इक्वेशन थी, और ये है हमारे पास सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने एलिमेंट्स के सिंबल यूज किए हैं। Mg इज एन एलिमेंट, O2 इज एन एलिमेंट, एंड ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जुड़ करके बने हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो ये है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, या वर्ड की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिख के और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिख के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिएक्टेंट्स प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एनसीईआरटी ने जो हमें बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन दी है वो है Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus हाइड्रोजन। मतलब Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये है हमारे प्रोडक्ट और ये है हमारे रिएक्टेंट्स। अगर हम इन्हें गौर से देखेंगे, अब हमें ये बैलेंस करनी है। क्या? जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें इसमें सबसे पहले, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, एक और लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे इस इक्वेशन के। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स। और यहाँ हम लिखेंगे LHS साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, number of atoms on the LHS side and number of atoms at the RHS side। अब ये जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? जिंक है, हाँ जिंक है। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? सल्फर। और चौथा कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर हम देखेंगे ये हमारे पास LHS साइड 1 है और RHS साइड भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2, ये 2, और इसके बाद सल्फर 1 है और दोनों साइड एक एक ही है। और ऑक्सीजन की बात लेंगे तो इधर 4 है, तो इधर भी 4 है। तो हमने क्या देखा इस चार्ट में? इस चार्ट में हमने देखा कि सब बैलेंस्ड है। ये 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी के तीसरे पेज में देखा कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें एक चार्ट बना करके बैलेंस करने की कोशिश करनी है, लेकिन हमें एनसीईआरटी ने पहली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है। अब हम एक और इक्वेशन उठाएंगे
और एनसीईआरटी की ही इक्वेशन है हमारे पास। क्या है इक्वेशन? आयरन। क्या है? आयरन। आयरन का फार्मूला होता है Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये है। अब हमें ये बैलेंस करनी है, तो हमने सबसे पहले इसके लिए स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। सेकंड में हम फिर से यही इसका चार्ट बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या बनाएंगे? इसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है। सो एलिमेंट्स, फिर LHS साइड में एटम, नंबर ऑफ एटम, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट में हमारे पास पहला है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। आयरन LHS साइड एक है और प्रोडक्ट साइड तीन है ना? और ऐसे ही हाइड्रोजन का यहाँ दो है, यहाँ दो है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ एक है और यहाँ चार है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन में सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, इसमें तीन का डिफरेंस है और इसमें दो का, और इसमें बिल्कुल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो ये थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आयरन प्लस H2O, कमी किस तरफ है? इस तरफ। उधर चार है, उधर आप देख रहे हो चार है, और इधर तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ चार लगाएंगे, तभी ये चार पूरे हो गए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि इसके चार लगाने से यहाँ पे ये बेड़ा है, इसमें भी फिर हमें चार लगाने हैं। तो ये आठ हो गए, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो रह गया है वो है आयरन। आयरन इस साइड Fe, आयरन का सिंबल Fe होता है। प्लीज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, हमें यही सीख के जाना है कि किसका क्या फार्मूला होता है। सो आयरन का फार्मूला Fe है, और Fe इस तरफ एक है जबकि वहां तीन है, तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? तीन। आप कमेंट में लिख सकते हो कितना, क्या लगाना पड़ेगा? तीन। और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, प्लस 4H2। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये जो बैलेंसिंग हम सीख रहे हैं, ये हमें 10th से लेके +2 तक काम आएगी। तो इस टॉपिक को हमने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस उठानी है और उन्हें बैलेंस करना है। ऐसा करने से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स देख रहे हो कितना इजी है? कौन बोलता है साइंस टफ है? साइंस तो सबसे इजी है। स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा कि बैलेंसिंग कैसे होती है, और 3 पेज हम एनसीईआरटी के कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये आप देख सकते हो कि इसमें
इन्होंने बैलेंस की है आयरन, जो मैं आपको बैलेंस करवा चुकी हूँ 4th पेज पे। और ये है हमारा 5th पेज। ये स्टेप बाय स्टेप आयरन की बैलेंसिंग इन्होंने की है। ये ओवरऑल जो मैं आपको 3Fe + 4H2O Fe3O4। इसके बाद एनसीईआरटी ने 2 इक्वेशंस और उठाई हैं, इजी। क्या इक्वेशंस है? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर यहीं पर ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती। मोनो मतलब सिंगल। कार्बन मोनोऑक्साइड को इन्होंने कंबाइन करवाया है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और इन्होंने एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी दी है, 340 एटमॉस्फेयर, सॉरी प्रेशर की कंडीशन भी दी है। एटमॉस्फेयर 340 एटमॉस्फेयर, ये है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, पास्कल। तो यहाँ इन्होंने कौन सी यूनिट ली है? पास्कल। कौन सी यूनिट ली है? पास्कल। ठीक है। एटमॉस्फेयर 340 एटमॉस्फेयर एटीएम। ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट आया है मिथानोल CH3OH। ये है हमारी ये बैलेंस इक्वेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन 340 एटमॉस्फेयर मिथानोल। यहाँ आप देखोगे जितने एक कार्बन है, एक कार्बन रिएक्टेंट्स में, एक ही प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives in the presence of sunlight and chlorophyll। ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये हमें देगी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, कीप इन माइंड। और इसी को डबल कर दोगे तो शुगर बन जाती है। इजी, साइंस इज सो इजी। बस इंटरेस्ट लेने की बात है। और इंटरेस्ट कौन पैदा करेगा? मेरे जैसा टीचर। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय लाइफ, एजुकेशनल वीडियो ऑफ माय लाइफ थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। सो ये हमारा ग्लूकोज बनेगा और साथ में बनेगी हमारी O2। फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में O2 बनती है और साथ में बनता है 6H2O। ये 6 ही होंगे, यहाँ 6 और वहाँ 6 और 12, 6 बेटा ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना। पेपर में ना ये भी पूछा जा सकता है कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं, या कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितनी ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इन बातों पे ध्यान देना है। और यही साइंस है कि आप अपनी कॉमन सेंस को पूरी तरह से जागरूक रखें, जागरूक रहें और 100% क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनता कि आपको साइंस नहीं आएगी। तो ये था हमारा हमारा एनसीईआरटी का कौन सा पेज? 5th पेज। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सेकंड पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन
अ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारे मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज करवाई। उसके बाद मैंने आपको करवाया कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। जब आप एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे, तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपने करके रखने हैं, ये अब आपको बहुत इजी लगेंगे। ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन है। और पहला क्वेश्चन आपके पास यही है कि मैग्नीशियम रिबन को तो क्यों रब किया था? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो जलने नहीं देती है, तो उसको जलाने के लिए उसको हटाना जरूरी है, इसलिए उसको रब किया। सिंपल, सो इजी। और ये हमारी इक्वेशंस है जो बैलेंस करनी है, और बैलेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत इजी है, और ये आपको +1 और +2 में भी, अगर आज आप इनको ढंग से सीख लेते हो, तो बैलेंसिंग इजी हो जाती है, +1 +2 में भी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स मुझे प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके कि मैंने कैसा पढ़ाया। ये मेरा फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो है। हैव ए नाइस डे। मेरे साथ बनिए रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।